ये सब सोच सोच के आइजक काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है। फिर कार्डिनल बैरेट कहता है, मैं तुम्हें किसी तरह से ट्रिक करने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं तो तुम्हें बस प्रपोजल दे रहा हूँ कि तुम जोशुआ हाउस को छोड़ दो, फिर तुम्हें बैरेट हाउस अडॉप्ट कर लेगा। फिर आइजक सोचने लगता है इससे तो मामला और भी ज्यादा सस्पिशियस हो जाता है, तो आखिर वो ऐसा क्यों करेगा? क्या सिर्फ इसीलिए क्योंकि नकली स्केलेटन किंग ने मुझे सेंट कहा था? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि वो आखिर क्या करने की कोशिश कर रहा है। फिर आइजक कहता है, अगर मैं तुम्हारा अडॉप्टेड सन बन जाता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? इस बात को सुनकर तो कार्डिनल बैरेट भी हैरान हो जाता है। फिर आइजक कहता है, अगर आप कोई डील ऑफर कर रहे हो तो कम से कम आपको उसकी शर्तें तो बतानी चाहिए। उसके बाद सुनकर कार्डिनल बैरेट सोचने लगता है, सच में उसमें काफी हिम्मत है, वो इस उम्र में भी डील करना चाहता है। फिर कार्डिनल बैरेट कहता है, हम तुम्हें वो सब कुछ दे सकते हैं जो जोशुआ हाउस नहीं दे सकता। पॉप की फैमिली वो सब कुछ कर सकती है जो वेटिकन में भी नहीं है। और गाइज मैं आपको फिर से बता देता हूँ, कार्डिनल बैरेट के फादर पॉप है। फिर आइजक हंसते हुए कहता है, जोशुआ हाउस में किसी भी चीज की कमी नहीं है। फिर कार्डिनल बैरेट कहता है, मैंने सुना है कि जोशुआ हाउस तुम्हें मेंशन के अंदर ही रखना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि तुम बाहर रहो। वेटिकन का फेथ अपने पेशेंस और अपने नेचर को दबाने की मांग करता है। आगे चलकर तुम्हें कई सारे रुकावटों का सामना करना पड़ेगा। हाउस गोल्ड तुम्हारी किसी भी मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा और तुम जो भी करना चाहो उसमें हम तुम्हारा सपोर्ट भी करेंगे। फिर आइजक कहता है, ये मुझे कम लग रहा है, जब तक आप मुझे बैरेट के अगले हेड के रूप में सपोर्ट का ऑफर नहीं करते तब तक ये काफी नहीं होगा। फिर कार्डिनल बैरेट कहते हैं, मैंने सुना था कि तुम सेंट के पोजीशन के लिए एम बना रहे थे, पर अब ऐसे लगता है कि तुम पॉप के पोजीशन के लिए भी एम बना रहे हो। वैसे अगर तुम सच में पॉप बनना चाहते हो तो तुम्हारे लिए हाउस गोल्ड फायदेमंद होगा। फिर आइजक कहता है, फिर भी मैं वेटिकन का हिस्सा हूँ, आपको क्या लगता है कि मैं सिर्फ इस वजह से आपकी तरफ आ जाऊंगा? फिर कार्डिनल बैरेट कहते हैं, मैं तुम्हारे नाम पे तुम्हें जमीन, तुम्हारी टेरिटरी, सोने से भरी हुई तिजोरी, एक प्राइवेट आर्मी और जोशुआ हाउस से भी बड़ा मेंशन और साथ में डायरेक्ट तुम्हें अपने सक्सेसर का स्टेटस दे सकता हूँ। इतना कुछ सुनने के बाद आइजक कहता है, ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। फिर कार्डिनल बैरेट कहते हैं, मुझे खुशी है कि इतना बढ़िया डील हो रहा है, इसलिए तुरंत हम एफिलिएशन प्रोसेस शुरू करेंगे। फिर कार्डिनल बैरेट कहते हैं, अब मुझे ये मत बोलना। फिर आइजक कहता है, हाँ बिल्कुल, मैं इसे अपने पास ही रखूंगा। फिर तभी कार्डिनल बैरेट बहुत ही तेजी से दरवाजे के पास जाते हैं और उसे खोलते हैं और उस दरवाजे के बाहर शूरी खड़ा होता है, जो कार्डिनल बैरेट को इस तरह देख के काफी डर जाता है। फिर उसके बाद वो वहाँ से भागते हुए कहता है, मैंने कुछ नहीं सुना, और कार्डिनल बैरेट उसे देख के थोड़ा परेशान हो जाता है। फिर कार्डिनल बैरेट कहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मायने रखता है वो है तुम्हारा ओपिनियन, अगर वो जोशुआ को बता भी दे तो भी इससे कुछ नहीं बदलेगा। फिर आइजक कहता है, मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि मैं इसके बारे में सोचूंगा, मैंने कभी ये नहीं कहा कि मैं इसे करूंगा। मैं पॉप के फैमिली को बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करने वाला, भले ही मैं मारा जाऊं। जिसके बाद सुनकर कार्डिनल बैरेट गुस्सा हो जाते हैं। फिर कार्डिनल बैरेट कहते हैं, अगर तुम मरने वाले हो तो भी? फिर आइजक कहता है, हाँ, अगर मैं मारा जाऊं तो भी मैं ज्वाइन नहीं करूंगा। फिर वो गुस्से से एक पेपर को पकड़ के कहता है, तुम सच में, तुम्हारे लुक्स और तुम्हारे बोलने का तरीका बिल्कुल तुम्हारे मदर से मिलता जुलता है, मेरे एक बार बोलने से ही तुम बाहर निकाल दिए जाओगे, फिर तुम कभी प्रीस्ट नहीं बन पाओगे, और पॉप के बारे में तो भूल ही जाओ, तुम वेटिकन के अथॉरिटी से कभी सेंट भी नहीं बन पाओगे, मैं तुम्हें होली एम्पायर से भी बैन कर दूंगा, तुम्हें ये सब पता है, फिर भी तुम ऐसी बातें कर रहे हो। फिर आइजक कहता है, मैं तो बस एक ऐसा कंट्री बनाना चाहता हूँ जहाँ ना तो प्रीस्ट की जरूरत होगी और ना ही पॉप की। सबसे पहली बात तो एक कंट्री में आखिर 2 लीडर की जरूरत ही क्यों है, वैसे भी ये कंट्री तो मेरा ही होगा। फिर कार्डिनल बैरेट हैरान होते हुए कहते हैं, आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? फिर आइजक हंसते हुए कहता है, स्केलेटन किंग को हराने के लिए कम से कम इतनी हिम्मत तो चाहिए, क्यों मैं सही कह रहा हूँ ना? फिर आइजक कहता है, आप ऐसा मान लीजिए कि मैंने आपके एडॉप्शन के ऑफर के बारे में कभी सुना ही नहीं और ये आपके लिए भी बेहतर होगा, फिर भी इसके लिए शुक्रिया। अब तो मेरा और भी ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ गया है कि आखिर उस दिन ऑर्डिनेशन सेरेमनी में हुआ क्या था, जिसकी वजह से आपको एक राइवल हाउस के बच्चे को डायरेक्ट अपने सक्सेसर के रूप में अडॉप्ट करना चाहते हैं। और उसकी बातें को सुनकर कार्डिनल बैरेट भी काफी हैरान हो जाते हैं। फिर आइजक कहता है, मुझे यकीन है कि एम्पायर के लोग भी इसे जानने के लिए काफी ज्यादा क्यूरियस होंगे। फिर उसके बाद हमें जोशुआ हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जोशुआ के पैट्रियार्च मतलब कार्डिनल जोशुआ जो गुस्से से कहते हैं वो यूनिसन पेंटागन में पास हो गया, आखिर उसने ऐसा क्यों किया, आखिर वो पास क्यों हुआ, उसे तो फेल हो जाना चाहिए था। फिर उसके बाद वो आगे जाते हुए कहते हैं, ऐसा लगता है मेरे में फेथ की कमी है। फिर वो घुटने के बल बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद वो सामने जाकर अपने दोनों हाथों से प्याली को उठाकर कहते हैं, हे गॉड, हे लॉर्ड, प्रेस कीजिए, हेवन और अर्थ की डिवाइन पावर मेरे ग्रैंडसन से चली जाए। फिर उसके बाद जोशुआ हाउस के हमें दूसरे बेटे को दिखाया जाता है, जिसका नाम बेंजामिन जोशुआ होता है, जो कहता है, रिलाई, मेरे जाने के बाद से यहाँ क्या हुआ? वो वेटिकन के फेथ का यूज दूसरों को कर्ज देने के लिए कब से करने लगे? फिर उसके बाद रिलाई बेंजामिन को सारी बातें बता देता है। फिर बेंजामिन कहता है, ऐसा लगता है वो बच्चा काफी बड़ी मुसीबत है। फिर रिलाई कहता है, नहीं, ऐसी बात नहीं है, वो बच्चा दिल का साफ है और सुंदर, सुशील, संस्कारी है और साथ ही समझदार भी है। फिर बेंजामिन कहता है, तो
फादर ऐसा क्यों कर रहे हैं, और कार्डिनल जोशुआ डिवाइन पावर चले जाए करके डांस कर रहे होते हैं। फिर रिलाई कहता है ऐसा लगता है कि उन्हें अपने पोते की कुछ ज्यादा ही चिंता है। फिर बेंजामिन कहता है मैं हाउस का सक्सेसर नहीं बन सकता क्योंकि मैं दूसरा बेटा हूँ, इसलिए ये काफी अच्छा है कि सक्सेसर बनने का पोटेंशियल रखने वाला बच्चा सामने आया है, लेकिन मुझे अजीब तरह की बेचैनी महसूस हो रही है। फिर तभी वहाँ पैट्रियार्च आते हुए कहते हैं ये बहुत अजीब बात है, इस ब्लेसिंग से अफेक्टेड कोई भी पर्सन इतना ज्यादा एनर्जेटिक हो जाएगा कि वो अपने आप ही गिर जाएगा और 3 दिनों तक बेहोश रहेगा, पर ये ब्लेसिंग उस बच्चे पर काम क्यों नहीं कर रहा है। जिसकी बातें सुनकर रिलाई सोचने लगता है ये ब्लेसिंग कम और कर से ज्यादा लग रहा है, चलो कोई बात नहीं, ये बहुत अच्छा है कि ये उस बच्चे पर काम नहीं किया। फिर तभी पीछे से एक आवाज आती है जो कहती है यहाँ तक कि वो बच्चा ग्रैंडफादर के लिए भी बहुत मायने रखता है। फिर तभी पीछे से एक लड़की आते हुए कहती है मैं ग्रीटिंग करती हूँ पैट्रियार्च और अंकल। फिर हमें बताया जाता है ये लड़की सेंटेस कैंडिडेट होती है और इसका नाम लिया जोशुआ होता है, पर मैं इसे लिया कहूंगा। लिया को देख के पैट्रियार्च कहते हैं ओ तुम वापिस आ गई। फिर लिया पैट्रियार्च को कहती है क्या आप ठीक हैं। फिर पैट्रियार्च कहते हैं वो बच्चा यूनिसन को पास कर लिया, हालांकि वो उस लायक नहीं था कि वो उसे पास कर पाता, तो भी उसने पास कर लिया। फिर पैट्रियार्च सोचने लगते हैं पॉप की फैमिली आइजैक के ऊपर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखा रही है, अगर वेटिकन उसके जान के पीछे पड़ी है तो ये बेहतर होगा कि वो ड्रॉप आउट हो जाए और जल्दी से जल्दी वापिस आ जाए। ये उसके लिए अभी काफी जल्दी है, अगर उसे 1 या 2 साल बाद ऑर्डेंट किया जाता तो ये ज्यादा बेहतर होता, लेकिन इसी वजह से वो इतना ज्यादा आउटस्टैंडिंग है कि ऑर्डिनेशन में देरी नहीं हो सकती। पर वो काफी ज्यादा घमंडी है और वो ये सोच सोचकर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगते हैं। फिर तभी बेंजामिन टेबल की तरफ देखते हुए कहता है फादर ये लेटर किसने भेजा है, इसका एनवलप इतना ज्यादा फैंसी है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि जोशुआ इस तरह के लेटर का यूज करे। फिर पैट्रियार्च थोड़ा परेशान होकर कहते हैं ये लेटर तुम्हारे 4th ब्रदर का है, जिस बात को सुनकर रिलाई और बेंजामिन हैरान हो जाते हैं, जिसे सुनने के बाद रिलाई कहता है क्या इस लेटर को नोएल ने भेजा है। फिर पैट्रियार्च कहते हैं आप पैट्रियार्च के पोजीशन से कब हटेंगे, आपकी उम्र हो गई है, आप किसी भी दिन मर सकते हैं, तो आप इसे पास डाउन क्यों नहीं कर देते। यही बात उसने इस लेटर में लिखा है। फिर वो थोड़ा गुस्से से कहते हैं इसलिए हमें आइजैक को थोड़ा मैनर सिखाने की जरूरत है, चाहे कुछ भी हो जाए तुम्हारा भाई ऐसा नहीं करेगा। मतलब अगर पैट्रियार्च नोएल को पैट्रियार्च का पोजीशन दे देते हैं तो वो आइजैक पर जरा भी ध्यान नहीं देगा। फिर रिलाई कहता है मैं भी इसके लिए एग्री करता हूँ। फिर पैट्रियार्च कहते हैं तुम्हें नहीं लगता कि आइजैक इस काम के लिए बढ़िया है, अगर ऐसी बात है तो रिलाई तुम अगले पैट्रियार्च होगे। जिस बात को सुनकर रिलाई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और खांसने लगता है। फिर पैट्रियार्च आगे कहते हैं लेकिन वो पास हो गया है और हारमोनी से भी शायद ही उम्मीद है कि वो फेल होगा। फिर तभी वहाँ सलाक आ जाती है, मतलब रॉयल रैंक की स्पिरिट जो वर्ड के फॉर्म में होती है, और वो गुस्से से कहती है क्या वो फेल हो जाएगा, तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो। फिर उसके बाद वो अपने रियल फॉर्म में आ जाती है। फिर पैट्रियार्च कहते हैं तुम्हें क्या हुआ सलाक। फिर सलाक कहती है वो कमीना अपने झंझोने से बच्चों को मारता फिर रहा है, आखिर वो किस तरह का पागल आदमी है जो दूसरों को और भी ज्यादा पीटने के लिए हीलिंग मैजिक का यूज करता है। फिर पैट्रियार्च कहते हैं आइजैक तो ऐसा ही है, पर बेंजामिन उस रॉयल रैंक के स्पिरिट को देख के काफी हैरान होता है। फिर सलाक आगे कहती है सिर्फ उसने अपने टेस्ट को पास करने के लिए अपने टीममेट को पॉइजन दिया और उन्हें ब्लैकमेल किया। इन बातों को सुनकर रिलाई कहता है हे भगवान। फिर पैट्रियार्च कहते हैं ये सब ठीक है जब तक पॉप की फैमिली इन सब चीजों का पता नहीं लगा लेती। फिर तभी पीछे से शूरी दरवाजा खोलते हुए कहता है ग्रैंडफादर बहुत ही बुरी खबर है। फिर वो घबराते हुए कहता है कार्डिनल बैरेट ने आइजैक को स्टेपसन बनाने के लिए बुलाया है, मतलब गोद लिया बेटा। इस बात को सुनकर सभी लोग काफी हैरान हो जाते हैं और पैट्रियार्च काफी ज्यादा सीरियस हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं आइजैक ने क्या कहा। फिर रिलाई कहता है फादर आइजैक जोशुआ का है, ऐसा नहीं हो सकता कि वो हमें धोखा देके उनकी तरफ चले जाए। फिर शूरी थोड़ा परेशान होते हुए कहता है उसने कहा बहुत बढ़िया है। जिस बात को सुनकर रिलाई काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो शूरी के पास जाके कहता है शूरी तुम्हारे कहने का आखिर मतलब क्या है, आखिर तुम आइजैक के खिलाफ किस तरह का ट्रिक का यूज कर रहे हो। फिर शूरी घबराते हुए कहता है कोई भी बहुत ज्यादा पैसा को मना नहीं कर सकता। फिर पीछे के नौकर बात करने लगते हैं क्या वो पैसे के लिए उनके तरफ चले गए। फिर दूसरी नौकर कहती हाँ ये बात समझ में भी आती है, और उनकी बातों को बेंजामिन सुन रहा था पर वो कुछ नहीं बोलता। फिर तभी पैट्रियार्च कहते हैं वो कुत्ते कमीने कहीं के उसका ग्रैंडफादर अभी भी जिंदा है और हेल्थी है, फिर भी उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ग्रैंडसन को मुझसे चुराने की। फिर उसके बाद हमें दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर आइजैक और उसके टीममेट होते हैं, जहाँ पर उसके टीममेट कहते हैं क्या इतना सारा सोना हाउस बैरिट से है, जाहिर तौर पे ये आइजैक के लिए ही है। तो ये रूमर्स की आइजैक पॉप की फैमिली से बहुत ही क्लोज है, ये बात सच है। फिर आइजैक सोचने लगता है ये तो सिर्फ मेरे मुंह बंद करने का कॉम्पिटिशन है, लेकिन फिर भी सोना तो सिर्फ एक चीज है। फिर तभी हमें आइजैक के पीछे शूरी दिखाया जाता है जो एक झंडा पकड़ा होता है जिसमें लिखा होता है जोशुआ आइजैक जो अजूरे का फेथ है। और गाइज मैं आपको पहले ही बता दी हूँ जहाँ पर अजूरों का यूज होगा उसका मतलब जोशुआ हाउस है। उसे देखकर आइजैक सोचने लगता है ये सब क्या है। फिर उसके बाद शूरी आइजैक के पास आकर उसे एक लेटर देता है। फिर आइजैक उस लेटर को देखकर सोचने लगता है क्या इसे पैट्रियार्च ने भेजा है, वो कंजूस कहीं का। फिर उसके बाद वो उस लेटर को निकाल कर पढ़ने लगता है जिसमें लिखा होता है तुम हम में से एक हो, जिसे देखकर आइजैक मन ही मन कहता है तुम मेरे साथ ऐसा
क्यों कर रहे हो? फिर वो गुस्से से उस लेटर को फाड़ देता है। फिर तभी शूरी पीछे मुड़ के देखता है और कहता है, सिस्टर लिया और मैट्रियाच आप यहाँ पे? गाइस तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जैसे कि कोई अगर लड़का फैमिली हेड है तो उसे पैट्रियाच कहते हैं, अगर कोई लड़की फैमिली हेड है तो उसे मैट्रियाच कहते हैं। फिर उसके बाद आइजक घबराते हुए पीछे मुड़ के देखता है। फिर तभी उसके टीममेट कहते हैं, देखो ये जोशुआ की सेंटेस है, देखो वो मेलिसा है। और दूसरी तरफ आइजक उसे देखकर सोचने लगता है, मेलिसा आखिर यहाँ क्या कर रही है? क्या तुम्हें पता भी है कि मैंने तुमसे छुपने की कितना ज्यादा कोशिश की? फिर उसके बाद वो जाके शूरी के पीछे छुप जाता है। फिर तभी उसके टीममेट्स कहते हैं, देखो ये वीडियो कितना ज्यादा रियल है, ये तो कम्युनिकेशन ऑर्ब है। जिसकी बातों को सुनकर आइजक सोचने लगता है, क्या ये कम्युनिकेशन ऑर्ब है? फिर आइजक शूरी के पीठ में किक मारते हुए कहता है, हे कमीने कहीं के, क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे? अब तुम सीधे खड़े हो जाओ, मैंने सोचा कि वो सचमुच यहाँ है। फिर शूरी कहता है, आखिर मैंने क्या किया? फिर तभी मेलिसा कहती है, तुम आइजक हो, मैंने सुना था कि तुम काफी जल्दी ग्रो हो रहे हो, तुम्हें देखकर ऐसे लग रहा है कि ये रूमर सच है, तो तुमने सच में स्केलेटन किंग के कर्ज को खत्म कर दिया, मैं तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हुई। फिर आइजक सोचने लगता है, ये अच्छी बात है कि वो सिर्फ कम्युनिकेशन ऑर्ब है, अगर वो यहाँ खुद नहीं आई है तो वो मुझे नहीं पहचान पाएगी कि मैं ही स्केलेटन किंग हूँ। फिर मेलिसा कहती है, मैंने सुना था कि तुम्हें स्केलेटन किंग के लोगों ने किडनैप कर लिया था, इसके वजह से तुम्हें काफी ज्यादा मुश्किल समय से गुजरना पड़ा होगा। फिर तभी वो चुप हो जाती है और गुस्से से कहती है, आइजक, जिसे देखकर वो सोचने लगता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, क्या उसने सिर्फ क्रिस्टल ऑर्ब से मुझे सेंस कर लिया? फिर मेलिसा गुस्से से कहती है, मैं तुम्हारे अंदर स्केलेटन किंग के पावर को क्यों महसूस कर रही हूँ? फिर आइजक सोचने लगता है, ये काफी ज्यादा बुरा है, अगर उसे पता चल गया तो मैं यहीं पे मारा जाऊंगा। फिर आइजक चिल्लाते हुए कहता है, ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने स्केलेटन किंग के फिंगर को 10 साल के लिए निगल लिया था। फिर उसके बाद वो हाँफने लगता है। फिर मेलिसा कहती है, हाँ तुमने सही कहा, मैंने ये सुना था, रिलाई ने मुझे ये बताया था, मेरा मतलब है ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ स्केलेटन किंग हो। फिर आइजक सोचने लगता है, ये बहुत अच्छी बात है कि मैंने स्केलेटन किंग के फिंगर को निगल लिया था। फिर मेलिसा कहती है, अगर ऐसा होता तो मैं उसकी खाल उतार लेती और उसे उल्टा लटका देती। फिर आइजक सोचने लगता है, पर तुम उसका खाल कैसे उतारोगी? यहाँ पर आइजक का मतलब होता है कि स्केलेटन किंग में तो खाल ही नहीं है, तो वो खाल कैसे उतारेगी? फिर उसके बाद रेड के साथ वाला लड़का कहता है, क्या वो लोग यहाँ प्रीस्ट की ट्रेनिंग देखने आए हैं? फिर निजेर कहता है, मैंने सुना है कि सेंटेस फैमिली के कामों में इंटरफेयर नहीं करती, तो वो लोग यहाँ क्या करने के लिए आए हैं? फिर लिया कहती है, क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर इंटरेस्टेड हूँ, हाउस रेड के तीसरे बेटे। उसकी बातों को सुनकर निजेर कहता है, क्या मैं? फिर लिया कहती है, मैंने सुना था कि तुम अपने हाउस को लीड करने के लाइन में खड़े थे, पर तुमने अपने बेवकूफी की वजह से हारमोनी में अपने लोगों को खो दिया, और तुम इतने बड़े बेवकूफ हो कि तुम्हारे वजह से तुम्हारे टीममेट को भी पेनल्टी मिली। और उसकी बातें निजेर को किसी तीर की तरह चुभने लगती है और उस मेंटल अटैक की वजह से वो वहीं पर गिर जाता है। फिर मेलिसा कहती है, आइजक तुम्हें कई सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए कुछ स्पेशल रिवॉर्ड को तैयार किया है। फिर आइजक सोचने लगता है, एक स्पेशल रिवॉर्ड, क्या वो पैसा हो सकता है? फिर मेलिसा कहती है, और ये रिवॉर्ड है मेरा अल्टीमेट स्किल, मेरा मोस्ट पावरफुल होली अटैक मैजिक, जो खुद स्केलेटन किंग को भी हरा सकता है। उसके बाद सुनकर आइजक सोचने लगता है, मुझे इसकी बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और उसके बाद सुनकर सूरी सोचने लगता है, एक सेंटेस का अल्टीमेट स्किल, ये तो गॉड एनर्जी है, ये इतनी ज्यादा महंगा है कि इसकी कोई भी कीमत नहीं लगाई जा सकती। दूसरे शब्दों में ये होली पावर का और भी ज्यादा एडवांस वर्जन है। फिर निजेर के टीममेट निजेर को कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो अजूरे हमसे आगे निकल जाएगी। फिर निजेर कहता है, अगर ऐसा होता है तो वो बच्चा और भी ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। फिर तभी आइजक की एक टीममेट आगे आकर कहती है, ऐसा नहीं चलेगा, और वो जाके मेलिसा के सामने घुटने टेक देती है और वो सोचने लगती है, तुम्हें क्या लगता है कि सेंटेस तब भी तुम्हारे साथ रहेगी जब उन्हें पता चलेगा कि तुमने अपने टीममेट को पॉइजन दिया था? मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दूंगी और तुम्हें यहाँ से निकलवा दूंगी। फिर वो कहती है, सेंटेस मुझे आइजक के बारे में कुछ बताना है। गाइस तो इसका नाम मोलेक है और ये रूइंड काउंट का पहला बेटा है और ये निजेर के 3 जासूस में से एक है। फिर मोलेक कहता है, टीम हारमोनी में पास होने के लिए आइजक ने हमें पॉइजन खिलाया, जिसकी बातें सुनकर मेलिसा भी हैरान हो जाती है। फिर मोलेक कहता है, एक सेंट कैंडिडेट ने पॉइजन का यूज किया, सेंटिस क्या किसी के ऊपर पॉइजन का यूज करना ठीक है? फिर मेलिसा कहती है, क्या पॉइजन का यूज? फिर निजेर सोचने लगता है, आखिरकार तुम अब तो कुछ अच्छा कर रहे हो, उसे यहाँ से बाहर निकालो और कहो कि तुम मेरे टीम में आओगे। फिर उसके बाद मेलिसा कहती है, आइजक तुम्हें क्या लगता है कि सिर्फ पॉइजन ही काफी रहेगा? पॉइजन तुम्हारे मेंटल फोर्टिट्यूड को सुधारने में बहुत ही कम इफेक्टिव है, तुम्हें इससे और भी ज्यादा खतरनाक चीजों का यूज करना चाहिए था। फिर मोलेक कहता है, उसने हमें तब तक पीटा जब तक हम नीले और काले नहीं पड़ गए। फिर मेलिसा कहती है, ये क्या है आइजक, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो, सिर्फ किसी को पीटने से उसको ट्रेनिंग नहीं मिलती, तुम्हें ये श्योर करना है कि अगली बार उनकी हड्डियां भी टूट जाए, इससे वो और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। चलो मैं उन्हें स्ट्रांग बनाने के लिए माफी के तौर पे उनके कुछ हड्डियां तोड़ देती हूँ। फिर लिया रोकते हुए कहती है, नहीं आप उन बच्चों को तो मार ही डालेंगे। फिर तभी लिया अपने हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहती है, तुम्हें कुछ मदद की जरूरत है, तुम लोगों को बिना दर्द पहुंचाए मैं तुम लोगों की हड्डियां तोड़ सकती
हूँ। इससे वो काफी ज्यादा डर जाता है। फिर आइजक उसके आगे आकर कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इसका ध्यान अच्छे से रख सकता हूँ। फिर लिया कहती है अगर ऐसी बात है तो ठीक है। फिर आइजक उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है तुम्हें मेरी बातों को सुनना चाहिए था जब मैं तुम लोगों को धमका रहा था। फिर आइजक इविल स्माइल करते हुए कहता है अब से तुम मेरे पंचिंग बैग और मेरे सर्वेंट हो। फिर मोलेक सोचने लगता है ये मैं कहाँ फंस गया, सभी जोशुआ के लोग पागल है। फिर उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिया कहती है आइजक क्या तुम अपने हाउस के हेड बनना चाहते हो। फिर आइजक कहता है हाँ। फिर लिया कहती है अगर तुम उनमें से एक बन जाते हो तो तुम क्या करोगे। फिर आइजक कहता है मैं सबसे पहले सेंटेस को हटाऊंगा। उसके बाद सुनकर शूरी कहता है क्या तुम पागल हो गए हो। फिर लिया कहती है लेकिन ऐसा क्यों। फिर आइजक कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि हमें उनकी जरूरत नहीं है। फिर आइजक कहता है मैं स्केलेटन किंग को खत्म कर दूंगा। ग्रैंड माँ आप भी तो एक सेंटेस हो, आप इसे क्यों नहीं छोड़ देती। इस बात पे मेलिसा थोड़ा सोचने लगती है। फिर वो कहती है नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैंने ऐसा पाप किया है जो किसी भी इंसान को नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद हमें लिया को दिखाया जाता है जो छोटी होती है जिसे मेलिसा कहती है लिया मेरे पास स्केलेटन किंग को मारने का सिर्फ एक मौका था, ये मुझे पूरे लाइफ में सिर्फ एक ही बार मिला था, वो डेफिनेटली मारा जाता लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी। फिर लिया कहती है लेकिन क्यों। फिर मेलिसा कहती है मुझे नहीं पता लेकिन इस वजह से गॉड ने मुझे माफ नहीं किया है और मेरे वजह से ही जोशुआ हाउस कर्स्ड है। हमें इस कर्ज को खत्म करने के लिए स्केलेटन किंग को मारना ही होगा, ये एक ऐसा बोझ है जिसे हमें उठाना ही होगा। फिर आइजक कहता है आखिर आपने ऐसा कौन सा पाप किया। पर उसकी बातें सुनकर मेलिसा कुछ भी नहीं बोलती। उसे देखकर लिया सोचने लगती है मुझे पूरा यकीन है स्केलेटन किंग को ना मारने के पीछे उनके पास एक अच्छा कारण था। फिर मेलिसा कहती है आइजक यही कारण है कि आज मैं तुमसे मिलना चाहती थी। फिर उसके बाद लिया अपने पास से एक बॉक्स निकालती है। फिर सामने की तरफ देखकर आइजक और शूरी काफी हैरान हो जाते हैं। फिर शूरी कहता है ये तो सेंटेस रोजारियो है। उसे देखकर आइजक सोचने लगता है ये सेंटेस का सिंबल है और ये पूरी दुनिया में सिर्फ एकमात्र है, आखिर इस जैसी चीज वो मुझे क्यों दे रही है। फिर मेलिसा कहती है मैंने अपने पावर को उसमें स्टोर किया है क्योंकि मैंने सुना था कि तुम्हारा ऑफेंसिव होली स्पेल बहुत ही कमजोर था, तुम इससे गॉड एनर्जी का भी यूज कर सकते हो, तुम डिफेंसिव होली स्पेल के जगह इसका यूज करो क्योंकि तुम सिर्फ प्यूरिफिकेशन होली स्पेल के साथ बाकी बचे हुए पेंटागन में तुम सरवाइव नहीं कर पाओगे। मैं जल्द ही होली हेलाना एम्पायर में विजिट करूंगी, फिर मैं तुम्हें स्केलेटन किंग को हराने के तरीके सिखाऊंगी, तो फिर बाद में मिलते हैं। फिर आइजक गुस्से से अपने मन ही मन कहता है चले जाओ, मैं तुम्हारा चेहरा कभी दोबारा नहीं देखना चाहता। फिर उसके बाद लिया भी अपने जगह से खड़े होते हुए कहती है अब मुझे भी यहाँ से जाना चाहिए। फिर वो आइजक के पास आके कहती है आइजक मुझे बताओ तुम्हारे पास माना कोर है, मैं सही कह रही हूँ ना। फिर आइजक परेशान हो तो ये सोचने लगता है आखिर उसे कैसे पता चला, ये तो मेलिसा को भी नहीं पता चल पाया। फिर वो सोचने लगता है क्या मुझे इसे मार देना चाहिए। फिर लिया कहती है क्या मेरे से गलती हो गई है, मुझे लगता है ये वही माना कोर है जो आउटर बिल्डिंग में था। फिर आइजक घबराते हुए कहता है हाँ ये वही माना कोर है। फिर आइजक सोचने लगता है मैं तो भूल ही गया था कि मेरे पास एक माना कोर था जिसे मैं ऑब्जॉर्व ही नहीं कर पाया क्योंकि इसके ऊपर सील लगी थी। मुझे लगा कि होली स्पेल का यूज करके इसे हटाया जा सकता है लेकिन ये काम नहीं किया। फिर उसके बाद से मैं इसके बारे में तो भूल ही गया था। फिर तभी लिया अपने गले से नेकलेस को निकालते हुए कहती है ये नेकलेस उस सील को हटा सकती है। उसे देखने के बाद आइजक काफी हैरान हो जाता है। फिर आइजक सोचने लगता है ये काफी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात है, वो सिर्फ माना कोर के बारे में नहीं जानती बल्कि उसके सील को हटाने का तरीका भी जानती है। और उस नेकलेस को लेते हुए आइजक के लार टपक रहे थे। फिर लिया कहती है मैं नहीं जानती कि तुम इसका यूज कर पाओगे या नहीं, लेकिन मैं अच्छे तरह से जानती हूँ कि तुम हमारे हाउस के टेक्निक को रिवाइव करने की पूरी कोशिश कर रहे हो। फिर आइजक सोचने लगता है आखिर इस चीज से हाउस के टेक्निक का क्या लेना देना है। फिर लिया कहती है तुम सेंटेंस को हटाने के बाद क्या करोगे। आइजक कहता है मैं एक अमीर बेरोजगार आदमी बनूंगा। जिसकी बातें सुनकर लिया अपने सिर को दूसरे तरफ करके हंसने लगती है। फिर वो हंसते हुए और बाय करते हुए कहती है तुम्हारा अप्रेंटिसशिप खत्म होने के बाद हम फिर से मिलेंगे। फिर उसके बाद वो वहाँ से हंसते हुए जाने लगती है और उसे देखकर आइजक सोचने लगता है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। फिर उसके बाद हमें एक पर्सन दिखाया जाता है जो लिया के कैरेज के पास था। फिर उसके पास लिया आते हुए कहती है चलो वापस चले। फिर वो पर्सन कहता है मिस वो नेकलेस एक ऐसा आइटम है जो हाउस की सीक्रेट टेक्निक को ढूंढने में आपकी मदद कर सकता है। फिर लिया कैरेज के अंदर जाते हुए कहती है मैं ये अच्छे तरह से जानती हूँ। फिर वही पर्सन कहता है ये एक हेयर लूम है, मतलब विरासत है, इसलिए दूसरे डायरेक्ट लाइनेज इसे किसी भी कीमत पर आपसे चाहते हैं। फिर लिया कहती है अगर कोई उसे चुराने में कामयाब हो जाएगा तो इससे पता चल जाएगा मैं उसे जितना स्किल्ड समझती थी वो उतना ज्यादा स्किल्ड नहीं है। फिर वो पर्सन कहता है लेकिन वो उसे अपने पास रखने में कामयाब हो जाता है तो वो डेफिनेटली हाउस का हेड बन जाएगा। फिर लिया
लिया कहती है ये उसके लिए सेंटा सिटीज में जाने से ज्यादा बेहतर है। फिर लिया पहले की बातों को याद करने लगती है जहाँ आइजैक कह रहा होता है मैं सबसे पहले सेंटिस को हटाऊंगा। फिर उसके बाद कहता है मैं स्केलेटन किंग को खत्म कर दूंगा और यही सब बातों को याद करते हुए वो हंसने लगती है। फिर लिया कहती है मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, तुम उसे खत्म कर दोगे। और वहीं दूसरी तरफ आइजैक उस नेकलेस को देखकर अलग ही नशे में था। फिर उसके बाद हमें दूसरे जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ गोविल के साथ वाली मेट कहती है बहुत लंबा समय हो गया मास्टर गोविल। फिर गोविल कहता है तुम बताओ तुम कैसी हो। फिर वो मेट कहती है मैं हमेशा की तरह ठीक हूँ। फिर वो मेट पूछती है जोशुआ कैसा है। फिर गोविल कहता है तुम्हें क्या लगता है वो हमेशा की तरह कचरा है। फिर वो मेट कहती है जैसे कि जोशुआ से उम्मीद है वो लोग कितने हाइपोक्रिटीज हैं। फिर गोविल कहता है सच में मुझे तो डर लग रहा है कहीं मैं उनसे अटैच न हो जाऊं। फिर गोविल सोचने लगता है उस दिन ऑर्डिनेशन के समय जरूर कुछ हुआ होगा। वो प्रीस्ट जिसने आइजैक के ऑर्डिनेशन का चार्ज लिया था वो मॉन्स्टर फॉरेस्ट में मरा हुआ मिला, तो क्या उसके विटनेस से छुटकारा पाना इतना ज्यादा जरूरी था। और अब हाउस गोल्ड आइजैक को अडॉप्ट करना चाहती है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता जब तक कि वो लोग पागल ना हो जाएं। यहाँ बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही अजीब है। हालांकि मेरी मदर भी उनमें से एक है लेकिन मैं ज्यादा आगे जाता हूँ तो मेरी जान खतरे में भी पड़ सकती है। फिर वो एक दरवाजे को खोलते हुए कहता है मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ इसलिए मैं अंदर जा रहा हूँ, तो जब तक मैं ना कहूँ तब तक तुम अंदर मत आना। फिर वो मेड कहती है जैसी आपकी इच्छा मास्टर। फिर वो दरवाजे के अंदर जाते हुए सोचने लगता है अटैच्ड, मैं जिसने जोशुआ के अधिकार को कार्डिनल बैरेट को सौंप दिया क्या मैं उनसे अटैच हूँ। गाइस तो इसका मतलब गोविल ने अपने आप को बैरेट हाउस को बेच दिया है। फिर वो सोचने लगता है कई बार मुझे ऐसा लगता है कि मैं जोशुआ हाउस के काफी क्लोज आ गया हूँ लेकिन इस हाउस में मुझे ऐसा कुछ भी महसूस नहीं होता। फिर बताया जाता है ये बैरेट मैनर का ऑफिस है और यहाँ पर क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन का स्टोरेज है। फिर उसके बाद वो आइजैक जोशुआ बोलते हुए कुछ ढूंढ रहा होता है, ये रहा आइजैक जोशुआ। फिर उसके बाद वो एक जगह रुक जाता है और कहता है यही वो गॉड का मार्क है जिसे उसने चुना है। फिर तभी वो सामने देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि उसमें लिखा होता है सब कुछ मेरे साथ है, जिसे देखकर वो सोचने लगता है क्या ये ग्रेटेस्ट गॉड है। फिर उसके बाद वो उस बुक को बंद कर लेता है और सोचने लगता है यही कारण था जिस वजह से पॉप के हाउस ने आइजैक के लिए ये सब किया। फिर वो वहाँ से तेजी से जाते हुए सोचने लगता है ये सिर्फ सेंटा सिटीज के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि हाउस बैरेट जिंदा रहेगा या नहीं। फिर वो सोचने लगता है सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि ये एम्पायर के सर्वाइवल के बारे में भी है। फिर उसके बाद हमें आइजैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ विस्पर कहता है क्या इतना पैसा उस वाइंडिंग ऑर्ब को डिस्ट्रॉय करने वाले वेपन को ढूंढने के लिए काफी नहीं है। फिर आइजैक कहता है ये पॉसिबल है लेकिन मुश्किल है, प्रॉब्लम तो एंटी डेमोनिक स्टोन है। फिर विस्पर कहता है ये न सिर्फ पूरे माना को डिस्ट्रॉय कर देता है बल्कि माना ऑरा और होली पावर से इम्यून भी है। फिर आइजैक कहता है मेरे मिनियंस को बाइंड करने वाले बाइंडिंग ऑर्ब के जगह एंटी डेमोनिक स्टोन को चेंज करना वो पागल कमीने कहीं के। फिर विस्पर कहता है यही 9th सर्कल डीमन को हराने का एकमात्र तरीका है। फिर आइजैक कहता है छोड़ो इन सब बातों को, पहले हम माना कोर पर लगे हुए सील को हटाते हैं। फिर विस्पर खुश होते हुए कहता है आखिरकार अब आप उसे अब्सॉर्ब करने वाले हैं। फिर वो उस नेकलेस को माना कोर के पास ले जाता है। फिर वो कहता है लिया के हिसाब से इस माना कोर का सील निकल जाएगा, मैंने इससे पहले ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। फिर उस नेकलेस की एनर्जी माना कोर में जाने लगती है। फिर आइजैक कहता है देखो ये सील हट रहा है और जैसे ही उसका सील हटता है उस माना कोर से बहुत ही पावरफुल माना रिलीज होने लगता है। उसे देखकर वो लोग एविल स्माइल करने लगते हैं और विस्पर खुशी से कहता है इसे खाओ। और आइजैक उसे देखकर सोचने लगता है जितने मैंने सोचा था इसमें तो उससे भी ज्यादा माना है, इसमें इतना माना है कि ये मेरे मैजिक रैंक को बढ़ा देगा। फिर वो उस माना कोर की तरफ हाथ को आगे बढ़ाते हुए कहता है अब मैं और भी ज्यादा हायर लेवल स्पेल का यूज कर सकता हूँ। और उसे देखकर विस्पर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और आइजैक भी जोर जोर से हंसने लगता है। फिर तभी अचानक से उसका हंसी रुक जाता है और उसके चेहरे का रंग उतर जाता है। फिर जब वो अपने हाथ की तरफ देखता है तो उसके हाथ से सारे मांस निकल गए होते हैं और उसके हाथ के सिर्फ हड्डियां बची होती हैं और अपने हड्डियों के हाथ को देखकर उसकी आंखें बाहर निकल जाती हैं और वो चिल्लाते हुए कहता है आखिर ये क्या है। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ आइजैक उदास पड़ा बैठा होता है और सोचने लगता है स्केलेटन किंग फिर से। फिर आइजैक अपने हड्डियों के हाथ को देखकर सोचने लगता है ये जरूर वही कर्स है, वही कर्स जिसकी वजह से स्केलेटन किंग सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन लॉर्ड बन पाया, रिवर्सल ऑफ द लिविंग एंड डेड। फिर विस्पर कहता है क्या ये कर्स आपके शरीर पे कब्जा कर लेगा। फिर आइजैक कहता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, इस शरीर में कई सारे ब्लेसिंग्स है तो ये इतने जल्दी खत्म हो जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, लेकिन कर्स बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया क्योंकि मेरा माना अचानक से बहुत ही तेजी से बढ़ गया है। फिर विस्पर कहता है अच्छा ऐसी बात है तो इन दोनों के बीच का बैलेंस टूट चुका है। फिर आइजैक कहता है मैं कर्स को सप्रेस करने के लिए होली पावर को बढ़ा सकता हूँ लेकिन उसके लिए मुझे प्रेयर करना होगा। फिर विस्पर कहता है लेकिन आपका शरीर तो ऑटोमेटिकली माना को डिवाइन माना में बदल देता है तो क्यों ना आप इंतजार कर ले। फिर आइजैक कहता है कौन जाने इसमें कितना समय लगेगा। फिर विस्पर कहता है क्या हो अगर आप रोजारियो से कुछ होली माना को चूस ले। फिर आइजैक कहता है ये तो बर्बादी होगी। फिर विस्पर कहता है बस पता चल जाए और सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। फिर आइजैक कहता है इसमें कोई मदद नहीं मिलेगी इसलिए मैं
पेंटागन को अपने फायदे के लिए यूज करूंगा। अगर मैं हाउस रेड के हेरेटिक टेस्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से यूज करूं तो मैं अपने होली मानव को बहुत ही ज्यादा बढ़ा सकता हूं। फिर वो एविली स्माइल करते हुए कहता है मुझे बस तब तक के लिए अपने राइट हैंड को बांधे रखना होगा। फिर तभी पीछे से आइजैक को कोई आवाज देता है और ये शूरी होता है जो कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। उसे देखकर आइजैक सोचने लगता है ये अभी के लिए बहुत बुरा है। फिर आइजैक अपने राइट हैंड को छुपाते हुए कहता है तुम्हें मेरे से क्या काम है। फिर शूरी कहता है तुम फिर से अकेले अपने आप ही क्यों हंस रहे थे, क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे थे। फिर वो कहता है आखिर तुम अपना हाथ क्यों छुपा रहे हो, क्या तुम्हारे हाथ में तुम्हें चोट लगी है। फिर आइजैक कहता है क्या चोट, मुझे ऐसा हो ही नहीं सकता। फिर शूरी कहता है तो तुम अपना हाथ क्यों नहीं दिखा रहे। फिर शूरी जबरदस्ती उसके हाथ को पकड़ लेता है और उसके हड्डियों के हाथ को देख के वो काफी ज्यादा डर जाता है और पीछे की तरफ चले जाता है। फिर वो कहता है आखिर वो क्या है, क्या वो हड्डियों का हाथ है। फिर विस्पर कहता है आपको जल्दी से इसके ऊपर मेमोरी डिलीट मैजिक का यूज करना चाहिए। फिर आइजैक कहता है नहीं मैं ये नहीं कर सकता, अगर मैं ये किसी ह्यूमन पर करता हूँ तो ये पता चल जाएगा। फिर शूरी कहता है ये सोचने की प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारे मन की नहीं बल्कि तुम्हारे शरीर की भी है। ऐसा लगता है तुम्हारे सड़े हुए शरीर की वजह से तुम्हारा दिमाग थोड़ा सा खराब रहता है। अगर तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है तो तुम्हें पहले ही बताना चाहिए था, बेवजह सब लोग तुम्हें बुरा समझते हैं। फिर आइजैक सोचने लगता है जोशुआ हाउस के अंदर पैदा होने वाले सभी आदमियों के अंदर ये कर्स रहता है कि या तो वो पैदा होते ही टैलेंटलेस होते हैं या तो काफी ज्यादा टैलेंटेड होते हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी फिजिकल प्रॉब्लम नहीं होता। फिर शूरी कहता है बिल्कुल यही सेम प्रॉब्लम हमारे एंसेस्टर को भी थी, लेकिन तुम्हारे फिजिकल क्रिपल होने की वजह से तुम्हारी मन का बुरा होना बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है। उसे देखकर आइजैक गुस्से से सोचने लगता है क्या मुझे उसे यहीं पर मार देना चाहिए। फिर शूरी कहता है चलो हम इसे ग्रैंड पा को बताते हैं, वो तुम्हें हील कर देंगे। भले ही तुम्हारी जिंदगी छोटी है लेकिन मुझे पूरा यकीन है तुम इसे बढ़ा पाओगे। फिर आइजैक सोचने लगता है तब तो उसे पता चल जाएगा कि मैं ही स्केलेटन किंग हूँ। फिर वो शूरी के कंधे पर हाथ रखता है और कहता है ना तो ये बात ग्रैंडपा को बताना और ना ही अंकल को, मैं नहीं चाहता मेरी फैमिली मेरे वजह से चिंता करे। इसके अलावा अभी के लिए पेंटागन ज्यादा इम्पोर्टेंट है, मैं मरने से पहले स्केलेटन किंग के मिनियंस को खुद अपने हाथों से मारना चाहता हूँ। उसकी ऐसी बातें सुनकर शूरी काफी इमोशनल हो जाता है और आइजैक को देव मानुस समझने लगता है। फिर आइजैक कहता है चिंता मत करो, मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगा, मेरे पास एक रास्ता है। फिर शूरी कहता है क्या एक रास्ता, मुझे बताओ, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगा। फिर उसके बाद आइजैक कहता है तब तो। फिर वो इविल स्माइल करते हुए कहता है रेड कार्डिनल को कुछ डिलीवर करने के लिए तुम्हारी जरूरत है। फिर उसके बाद हमें 20 दिन बाद बैंक्वेट हॉल का सीन दिखाया जाता है जहां आइजैक के टीममेट सोच रहे होते हैं आइजैक पागल है, आखिर वो किस तरह का पागल है जो बाथरूम के अंदर बॉम्ब रखता है। फिर दूसरा कहता है उसने तो मेरे तकिए के नीचे पॉइजनस गैस रख दी थी। फिर तीसरा कहता है उसने तो कल मेरे खाने में साइनाइड डाल दिया था। फिर आइजैक कहता है क्या उन्हें मेरी पर्सनल ट्रेनिंग पसंद नहीं आई। और आइजैक के बगल में शूरी को दिखाया जाता है जिसकी शक्ल चूसे हुए आम की जैसे होती है। फिर उसके टीममेट कहता है पर्सनल ट्रेनिंग से तुम्हारा क्या मतलब है, तुम तो हमें मारने की कोशिश कर रहे हो। फिर उसका टीममेट एक पेपर को दिखाते हुए कहता है ये क्या है, जिसमें लिखा होता है क्लिफ से गिर के मर जाना, डीमन के हाथों मर जाना, मार मार के मर जाना और बस मर जाना। फिर आइजैक कहता है तुम लोग क्या सोच रहे हो, यही तो तुम्हारा टारगेट है। फिर आइजैक कहता है अगर तुम लोगों का खाना हो चुका है तो उसे पहन लो। उसे देखकर उसका टीममेट कहता है ये क्या है। फिर दूसरे टीममेट कहते हैं क्या ये सैंडबैग्स हैं, लेकिन हमें फिजिकल ट्रेनिंग करने की क्या ही जरूरत है, हम नाइट्स नहीं है, हम प्रीस्ट हैं। फिर आइजैक कहता है हमें टेस्ट की तैयारी करनी होगी, पेंटागन का टेस्ट काफी करीब है, हमें अगला टेस्ट पास करने के लिए अपने बॉडी का यूज करना होगा। फिर उसके टीममेट कहते हैं तुम किस बारे में बात कर रहे हो, हमारा अगला टेस्ट हाउस गोल्ड के पेंटागन का है, गोल्ड का पेंटागन का टेस्ट पूरी तरह से तुम्हारे दिमाग की यूज करने के ऊपर डिपेंड करता है। फिर आइजैक कहता है पर मैंने टेस्ट के ऑर्डर को चेंज करवा दिया है, हमारा अगला टेस्ट रेड हाउस का फिजिकल पेंटागन है। फिर उसके टीममेट कहते हैं क्या तुमने ऑर्डर को चेंज करवा दिया। फिर आइजैक कहता है हाँ हमारे प्रोजेक्ट भी अलग होंगे। फिर उसके टीममेट कहते हैं आखिर तुमने क्या किया। फिर आइजैक कहता है अब बहुत हो गई बातचीत, सभी लोग सैंड बैग्स पहन लो, चलो अब हम फील्ड के 50 लैप्स मारेंगे। फिर उसके टीममेट कहते हैं तुम्हारी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही, आखिर तुमने कैसे ऑर्डर को चेंज करवा दिया और तुम हमें 50 लैप्स मारने के लिए कह रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो। फिर आइजैक अपना झुंझुना निकालते हुए कहता है ऐसा लगता है मैंने कुछ गलत कह दिया, तुम लोग फील्ड के 50 नहीं बल्कि 100 लैप्स मारोगे, अगर हम लोग फर्स्ट प्लेस पर नहीं आए तो तुम लोग समझ लेना कि तुम लोगों की मौत पक्की है। फिर आइजैक कहता है अब भागो कमीने लोगों। फिर उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है। फिर उसके टीममेट कहते हैं जो भी हो हमें इतनी मेहनत करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, पेंटागन के लिए 2 किंग काफी है और हमारे पास तो पहले से ही एक किंग है, मुझे पूरा यकीन है कि अजूरे पेंटागन में हमें दूसरा किंग दिला ही देगी। यहाँ पर अजूरे का मतलब हाउस जोशुआ से है। फिर पीछे से आइजैक आते हुए कहता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो, हमें कम से कम 5 किंग्स की जरूरत है। और गाइज मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ जो किंग होता है वो पेंटागन टेस्ट का रैंक होता है और किंग का रैंक पेंटागन टेस्ट के फर्स्ट प्लेस वाले को ही दिया जाता है और दूसरे प्लेस वाले को क्वीन का रैंक दिया जाता है। फिर उसके टीममेट कहते हैं रेड और गोल्ड हमें कभी भी किंग नहीं देंगे। इसके अलावा
हमारा अगला टेस्ट गोल्ड का पेंटागन का है। तुम्हें क्या लगता है हम लोग किस लिए ट्रेनिंग कर रहे हैं? पेंटागन का ऑर्डर एम्पायर का हिस्टोरिक ट्रेडिशन है। आखिर तुम होते ही कौन हो इस ऑर्डर को बदलने वाले? फिर उसके बाद हमें ऑर्डर को दिखाया जाता है, जहाँ सबसे पहले व्हाइट, फिर गोल्ड, फिर अजूर, फिर ब्लैक, फिर उसके बाद रेड होता है। और गाइस यहाँ पर ऑर्डर का मतलब क्रम है या नंबर वाइज है, और इसी नंबर वाइज पेंटागन का टेस्ट होता है। फिर तभी उनका टीममेट दरवाजा खोलते हुए कहता है, एक इम्पोर्टेंट खबर है, हमारा अगला टेस्ट रेड का पेंटागन का है। कार्डिनल रेड ने कार्डिनल गोल्ड को बोल के अपनी जगह बदल ली। फिर उसके टीममेट सोचने लगता है अब तो हम लोग गए, क्योंकि रेड के पेंटागन में 1-on-1 कॉम्बैट है, मतलब आमने सामने की लड़ाई है। फिर दूसरा टीममेट कहता है अगर हम रेड के पेंटागन में फेल हो गए तो हम पूरी तरह से फेल हो जाएंगे। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि पेंटागन के टेस्ट से डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। फिर पीछे से आइजक आते हुए कहता है तो अब अगला टेस्ट का फैसला हो चुका है। फिर वो एक केवल स्माइल करते हुए कहता है तो क्यों ना हम लोग अपनी ट्रेनिंग शुरू करें। फिर उसके बाद हमें कुछ दिन बाद इंपीरियल ट्रेनिंग सेंटर का सीन दिखाया जाता है, और आज पेंटागन का टेस्ट होने वाला था। फिर उसके बाद हमें रेड की टीम को दिखाया जाता है, जहाँ का टीम लीडर नीजेर होता है, और वो सोच रहा होता है ये काफी हैरान करने वाली बात है कि फादर ने आइजक की रिक्वेस्ट को मान लिया। फिर उसके बाद वो पहले की बातों को याद करने लगता है, जहाँ नीजेर के फादर मतलब कार्डिनल रेड कहते हैं आइजक ने मुझसे कहा था कि वो मुझे कुछ इंटरेस्टिंग दिखाएगा, तुम उस पर अटैक कर सकते हो, तुम उसे अपनी ताकत दिखाने के लिए मजबूर कर सकते हो। फिर नीजेर सोचने लगता है अब ये कोई 1-on-1 फाइट नहीं बल्कि टीम के बीच का फाइट है। जो भी हो शूरी जोशुआ के साथ अजूर टीम से कोई भी खतरा नहीं है, और आइजक के अलावा बाकी से निपटना आसान होगा। ऐसा सवाल ही पैदा नहीं होता कि हाउस रेड जो कॉम्बैट में स्पेशलाइज्ड है वो हाउस अजूरी से हार जाए। फिर वो इमेजिन करने लगता है जहाँ आइजक के अलावा बाकी सब लोग नीजर की टीम से हार गए होते हैं, और आइजक शूरी के ऊपर गुस्सा कर रहा होता है। फिर नीजर कहता है चलो गाइस आज हम उनका काम तमाम कर देंगे, पर तभी वो सामने देख के काफी हैरान हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पर कार्डिनल रेड के साथ कार्डिनल गोल्ड भी होते हैं। फिर हमें बताया जाता है कार्डिनल रेड का नाम लियोन सेपेट है। फिर नीजेर कहता है क्या कीना बैरेट, लेकिन वो यहाँ क्या कर रही है? फिर आइजक कहता है मुझे कुछ बताना है, मेरे आज टीममेट को नाश्ते के वक्त अचानक से पेट दर्द चालू हो गया, पर मुझे खुशकिस्मती से उसके जगह एक दूसरा मिल गया, क्योंकि ये सिर्फ ट्रेनिंग है तो ये चल जाएगा। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? फिर नीजेर उसे देखकर सोचने लगता है आखिर कीना बैरेट उन लोगों की टीम में क्या कर रही है, वो तो अपर लेवल पृष्ठ के जितना स्ट्रॉन्ग है। फिर कार्डिनल रेड कहते हैं कार्डिनल गोल्ड अब तो ये हद हो गई, आखिर तुमने कीना को अजूरी टीम में क्यों रखा? पर जब वो कार्डिनल गोल्ड को देखता है तो उसके मुंह खुले के खुले रहते हैं, जिसे देखकर कार्डिनल रेड कहते हैं क्या तुम्हें भी इसके बारे में नहीं पता? फिर कीना आइजक से कहती है अगर मैं छोटे बच्चों का ध्यान रखूंगी तो तुम सच में मेरे साथ स्टडी करोगी और मुझे स्ट्रॉन्ग टेक्निक सिखाओगे, है ना? फिर आइजक कहता है हाँ बिल्कुल। फिर कीना कहती है तब तो ठीक है। और गाइस यहाँ पर छोटे बच्चे का मतलब निजेर के टीममेट को संभालने से है, पर निजेर तो अभी भी उसे देख के सदमे में होता है। फिर वो कहता है ऐसा नहीं हो सकता, ये चीटिंग है, वो ट्रेनी नहीं है, आखिर उस जैसे लेवल का कोई कैसे ट्रेनी के बीच की फाइट को कर सकता है? फिर कीना कहती है तुम बिल्कुल गलत हो, मैंने अपर लेवल प्रमोशन को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है, मैंने अपने दिए हुए अधिकार को त्याग दिया है ताकि मैं आइजक की तरह ट्रेनी के रूप में ज्यादा समय बिता सकूं। और आइजक उसे तिरछी नजरों से देख रहा होता है, और वहाँ बैठी ऑडियंस उसकी बातें सुन के काफी हैरान हो जाती है, और वहाँ सभी लोग तरह तरह की बातें करने लगते हैं। फिर कीना कहती है रेफरी क्या आपने अपना फैसला ले लिया है? फिर रेफरी कहता है जैसे कि कीना ने कहा कि वो अभी भी ऑफिशियली एक लो लेवल की प्रीस्ट है और उसने पेंटागन का कोई टेस्ट भी नहीं दिया है, और उसे पार्टिसिपेट से रोकने के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है, इसलिए वो अजूरी टीम के साथ पार्टिसिपेट कर सकती है। जिसकी बातें सुनकर निजेर कहता है ये क्या बकवास है। फिर निजेर सोचने लगता है अगर हमारी पूरी टीम भी कीना के साथ आमने सामने की फाइट करती है तो भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम उसे हरा पाएंगे, और इसके अलावा उसके साथ आइजक भी है। असल में हम ऐसी फाइट लड़ रहे हैं जिसे हम पहले ही हार चुके हैं, लेकिन अगर टीम लीडर के बीच आमने सामने की फाइट होती है तो हम जीत सकते हैं। फिर तभी आइजक शूरी को देखता है जो थोड़ा परेशान होता है। फिर आइजक शूरी के पास आते हुए कहता है क्या बात है, क्या तुम्हें हल्का होना है? मैंने तो तुम्हें पहले ही बाथरूम जाने को कहा था, इसके बाद से तुम्हारा हाथ ठीक हो जाएगा। फिर वो अपने राइट हैंड मतलब वही हड्डियों के हाथ को देखकर सोचने लगता है बस मुझे थोड़ी होली पावर चाहिए। फिर शूरी कहता है तुम्हें लीडर होना चाहिए था, सच कहूँ तो तुम्हारी वजह से ही हम यहाँ तक पहुँच पाए। मैं क्लास प्रेसिडेंट हूँ फिर भी मैं क्लास को स्किप करता हूँ, मैं क्लास में टॉप मार्क्स लाता हूँ फिर भी हम तुम्हारी वजह से ही हारमोनी में पास हो पाए और मैं कुछ नहीं कर पाया। फिर आइजक कहता है तुम्हें अभी क्या हुआ है, मैं बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग देता हूँ फिर भी ज्यादातर लोग मेरे जैसे नहीं रह पाते, पर तुम ये करने में कामयाब रहे हो। फिर शूरी कहता है नीजर कोई ऐसा पर्सन नहीं है जिसे तुम हल्के में ले सकते हो। फिर आइजक कहता है जैसा तुम कह रहे हो वैसा है, फिर भी उसे हराना उतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। फिर शूरी चमकते हुए आंखों से आइजक को देखने लगता है। फिर आइजक कहता है एक बात दिमाग में बैठा लो, अगर तुम हारते हो तो मैं पहला होऊंगा जो तुम्हारी जान लेगा, तो मुझे बताओ क्या तुम ये नहीं कर सकते? फिर शूरी कहता है हाँ मैं ये कर सकता हूँ। फिर अनाउंस किया जाता है 5 मिनट बाद बैटल शुरू हो जाएगी, दोनों टीम बैटल के लिए तैयार हो जाएं। फिर उसके बाद हमें आइजक के पर्सनल मेड इसैली को दिखाया जाता है जो सोच
रही होती है क्या लॉर्ड आइजैक ठीक होंगे। फिर वो कहती है कीना भले ही उसके साथ है फिर भी लॉर्ड आइजैक क्या ठीक रहेंगे। और उसके बगल में रिलाई चुपचाप खड़ा होता है। फिर वो कहता है आइजैक और शूरी दोनों के लिए डिसएडवांटेज है, पर ऐसा लगता है उन रेड हाउस के कमीनों के खिलाफ आइजैक ने अपने लोगों पे र्यूनेशन स्पेल का यूज किया है। फिर हमें आइजैक के टीममेट को दिखाया जाता है जो लोग भूखे भेड़िए की तरह होते हैं और आइजैक उन्हें जंजीर से बांध रखा होता है। फिर आइजैक कहता है रुको अभी समय नहीं आया, तुम लोग थोड़ा इंतजार करो। फिर ये साइले कहती है देखने से ऐसे लग रहा है कि ये अजूरे का होली स्पेल है। उसके बाद ये सुनकर रिलाई हैरान हो जाता है। फिर ये साइले कहती है होली अपलिफ्ट स्पिरिट, आइजैक कह रहा था कि वो मुझे ये सिखा देगा। फिर रिलाई कहता है लेकिन इस जैसा चीज अपलिफ्ट स्पिरिट का स्पेल कैसे हो सकता है। फिर ये साइले कहती है हाँ आप सही कह रहे हैं, लोगों को कम से कम इतना एक्साइटेड तो होना चाहिए कि वो दुश्मन से जरा भी ना डरे। फिर रिलाई कहता है लेकिन वो लोग तो किसी जंगली जानवर के जैसे दिख रहे हैं। फिर आइजैक सोचने लगता है ये मेरा सीक्रेट है, ये प्रीस्ट को भी नहीं पता चलेगा। मैंने अपलिफ्ट स्पिरिट और हर्ब डोपिंग का यूज करके इन लोगों का बीस्टिफिकेशन किया है, मैंने उन्हें जानवर बनाने के लिए काफी तैयार कर लिया है, तो अब समय है इनका फायदा उठाने का। फिर तभी ऊपर की तरफ कई सारे मैजिक की स्पेल्स अपेयर हो जाते हैं। फिर उसके बाद हमें एक पेड़ दिखाया जाता है, फिर होली स्पिरिट को दिखाया जाता है जिसे देखकर वहाँ बैठी ऑडियंस काफी खुश हो जाती है। फिर तभी ऊपर से एक बड़ा सा स्टैचू जमीन पर आता है। फिर वहाँ खड़े लोग कहते हैं ये तो हाउस रेड के पैट्रॉन है, गॉड ऑफ जस्टिस। फिर शूरी घुटने के बल बैठते हुए कहता है हमें प्रे करने की जरूरत है, जिन लोगों का फेथ स्ट्रांग होता है रेड गॉड उन्हें जरूर ब्लेसिंग देंगे, ये हमारे लिए फायदेमंद होगा। फिर वो सोचने लगता है हमें जीतने की जरूरत है तो हमें ये करना होगा। फिर तभी आइजैक उस रेड गॉड की स्टैचू के ऊपर अटैक कर देता है और उस अटैक की वजह से रेड गॉड की स्टैचू टुकड़ों में बिखर जाती है। फिर आइजैक सोचने लगता है मैंने कुछ ज्यादा ही कर दिया। फिर वो स्टैचू टुकड़ों में टूट के जमीन पे गिर जाती है। फिर सूर्य आइजैक को पकड़ के कहता है आइजैक क्या तुम कभी भी अपनी आदत से बाज नहीं आओगे। फिर तभी वहाँ हल्ला मचने लगता है कि आइजैक ने रेड गॉड के स्टैचू को तोड़ दिया और दूसरे तरफ सूर्य गुस्सा भी होता है और रो भी रहा होता है। फिर कीना चिल्लाते हुए कहते हैं तुमने रेड गॉड की स्टैचू को तोड़ दिया, आखिर तुमने ये कैसे किया। फिर वो आइजैक को पकड़कर हिलाते हुए कहती है तुमने कौन से स्पेल का यूज किया था, क्या तुम इसे फिर से कर सकते हो, क्या तुम मुझे बाद में ये स्पेल सिखाओगे। फिर सूर्य कहता है आखिर तुम्हें ये स्पेल सीखने की क्या ही जरूरत है। फिर कीना कहती है अगर मैं सीख लूंगी तो क्या, गोल्ड गॉड के अलावा बाकी सब गॉड मेरे लिए बेकार हैं। फिर सूर्य अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए मन ही मन कहता है हे भगवान प्लीज इन दोनों को बचा लीजिए। फिर वो उसके कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए उसे गुस्से से कहता है आइजैक कमीने कहीं के, क्या तुम अपने स्ट्रेंथ को चेक करने के लिए इसे ट्रेनिंग ग्राउंड समझ रखे हो। फिर वो उसे झुकाते हुए कहता है आइजैक तुम्हें माफी मांगनी चाहिए। फिर आइजैक कहता है मुझे माफ कर दीजिए। फिर आइजैक कहता है आई एम सॉरी। उसको इस तरह से माफी मांगते हुए देखकर कार्डिनल रेड गुस्से से कहते हैं लगता है ये बच्चा काफी ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और प्रॉब्लम खड़ा करने वाला है, उसे एक अच्छा सबक सिखाना मजेदार होगा। जिसे देखकर सूरी सोचने लगता है ऐसे लगता है कि वो आइजैक से पूछताछ करना चाहता है। फिर तभी कार्डिनल गोल्ड मतलब कार्डिनल बैरेट कहते हैं क्या ये प्रॉब्लम हाउस रेड की नहीं है जिसने अपने सामने जानबूझ के स्टैचू को डिस्ट्रॉय होने दिया, तुमने जानबूझकर अलाउ किया कि सिर्फ एक ट्रेनी का स्पेल उस स्टैचू को तोड़ दे। ऐसा लगता है शायद पहले रेड हाउस को फेथ की टेस्ट को देना ज्यादा बेहतर होगा। फिर वो सोचने लगता है मैं तुम्हें आइजैक के साथ खिलवाड़ करने नहीं दूंगा। फिर वो दोनों एक दूसरे को गुस्से से देखने लगते हैं। फिर कार्डिनल रेड कहते हैं वो छोटा स्नेक किसी ट्रेनी के ग्रुप के खिलाफ हेरेटिक ट्रायल देना कुछ ज्यादा ही हो जाएगा, इसलिए पेंटागॉन टेस्ट को कंटिन्यू रखते हैं। जिसकी बातें सुनकर शूरी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। फिर कार्डिनल रेड निजेर को साउंड ट्रांसमिशन से कहते हैं निजेर मेरा ये ऑर्डर है, तुम्हें आइजैक जोशुआ को क्रिपल बना देना है, मतलब अपाहिज बना देना है। फिर उसके बाद रेफरी कहता है रेड के पेंटागॉन का टेस्ट बहुत ही सिंपल है, तुम लोगों को नकली नेकलेस के बीच असली नेकलेस को ढूंढना होगा और जो टीम असली नेकलेस को ढूंढ लेगी वो जीत जाएगी। असली नेकलेस रखने वाले को टीम लीडर चुनेगा और एक बार चुनने के बाद चुनने वाला नेकलेस को दूसरे को नहीं दे सकता। फिर शूरी सोचने लगता है चुनने का फैसला ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि नेकलेस को कौन रखेगा। फिर रेफरी आगे कहता है असली नेकलेस को ढूंढने के 3 तरीके हैं। पहला, सबसे पहले टीम लीडर को पकड़ो और उससे पता लगा लो कि असली नेकलेस किसके पास है, और दूसरा डिडक्शन का यूज करके मतलब अनुमान लगा के पता लगा लो, और आखिरी अपने दुश्मन टीम के सभी लोगों को हराकर सभी नेकलेस को हासिल कर सकते हो। फिर वो कहता है अब सभी नेकलेस को टीम को बांट दो। फिर निजर अपने टीममेट को कहता है सभी लोग इकट्ठा हो जाओ। फिर निजर अपने टीममेट को कहता है तुम लोगों को बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, आखिरकार वो लोग सिर्फ हाउस अजूरे के हैं। फिर उसके बाद शूरी रेफरी के पास आकर कहता है मैं लीडर की पोजीशन से रिजाइन करता हूँ। फिर रेफरी कहता है क्या अभी। फिर पीछे से आइजैक आता है और उसे घसीट के लेकर जाने लगता है और कहता है तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से नेकलेस को बांटो। फिर निजर उसे देखकर सोचने लगता है शूरी वो तो दिमाग से पैदल है, बेवकूफ कहीं के शूरी की जगह तुम्हें खुद लीडर बनना चाहिए था। हमें अजूरे का सामना करना है, ये काफी आसान है, हमें बस कीना से प्रॉब्लम हो सकता है, नहीं तो उसके अलावा सब ठीक रहेगा। वो लोग मॉन्स्टर का हंट करना जानते हैं लेकिन इंसानों का नहीं, वो लोग सिर्फ बेवकूफों का झुंड है। फिर रेफरी अनाउंस करता है मैच अब शुरू होता है। फिर निजेर और उसकी टीम फाइट के लिए तैयार होकर सोचने लगती है उन अजूरे के कमजोर लोगों से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। पर तभी वो लोग सामने देख के काफी
काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, आखिर ये क्या है। फिर हमें आइजक को दिखाया जाता है जो पागल की तरह इविल स्माइल करते हुए सोच रहा होता है, एक ऐसा टेस्ट जो मुझे लीगली पीटने का परमिशन देता है, तो मैं इतना अच्छा मौका अपने हाथ से कैसे छोड़ सकता हूँ। उसे देखकर सूरी सोचने लगता है, क्या ये सच में किसी इंसान का चेहरा है। फिर निजेर की टीम कहती है तो अजूरी टीम अपने एक्सप्रेशन से हमें डराने की कोशिश कर रहा है, डरो मत, वो हॉनर के कोड के कारण हम पे अटैक नहीं करेगा, वो सिर्फ डिफेंड कर सकता है। फिर आइजक अपने कपड़े के अंदर हाथ डालता है, अब कहता है अब तुम लोग ट्रेनी प्रीस्ट हो। फिर वो अपना हथियार निकालता है, फिर हमें उस हथियार के बारे में बताया जाता है कि ये मॉडिफाइड गोल्डन सीकर है और इसका नाम चेन फ्लैल है। फिर वो उन लोगों के ऊपर अटैक करते हुए कहता है अपने लीडर को मेरे पास लेकर आओ, और उसके अटैक की वजह से कुछ लोग फेंका जाते हैं और कुछ लोग काफी ज्यादा डर के भागने लगते हैं। फिर निजेर की टीममेट कहती है क्या सच में ये अजूरी टीम है, मुझे लगा कि वो हॉनर के कोड की वजह से हम पर अटैक नहीं करेगा। फिर आइजक उन लोगों के पास आते हुए कहता है अपने लीडर को मेरे पास लेकर आओ। फिर वो इविल स्माइल करते हुए अपने जीप से अपने हथियार को चाटते हुए कहता है तुम लोग इसी तरह से जिंदा रह सकते हो। फिर उसके बाद हमें एक बड़ा सा ब्लास्ट दिखाया जाता है और वहाँ से सिर्फ नीजर के लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। फिर नीजर अपने दूसरे टीममेट को उनकी मदद करने के लिए भेजता है और कहता है फॉर्मेशन को बनाए रखो और पीछे बिल्कुल भी मत हटना। फिर तभी कीना बहुत ही तेजी से आगे बढ़ने लगती है और अपने तेज स्पीड से निजेर के टीममेट को पार करके निजेर के पास जाने लगती है। फिर उसके टीममेट कहते हैं वो अटैक करने का नाटक कर रही है, जिसे अपने पास आता देख निजेर सोचने लगता है जैसे तुमसे उम्मीद थी, तुम अमेजिंग हो कीना। फिर वो स्माइल करते हुए सोचने लगता है लेकिन ये प्लान समझना बहुत ही आसान था, मैं साफ साफ देख सकता हूँ कि तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। और निजेर कीना के सामने से अचानक से गायब हो जाता है, जिसे देखकर कीना भी हैरान हो जाती है और सोचने लगती है क्या ये एक क्लोनिंग होली स्पेल था। फिर उसके बाद निजेर चिल्लाते हुए कहता है उसे पकड़ो। फिर उसके बाकी के टीममेट एक फॉर्मेशन में खड़े हो जाते हैं और उसे आसपास से घेर लेते हैं और ये 5th रैंक का रीस्टेंट होली स्पेल होता है जिसका नाम होता है रिपेंट ऑफ सफरिंग। और कीना भी परेशान होते हुए सोचने लगते हैं कि वो क्या करे। फिर उसके बाद निजेर आइजक के टीम मेंबर के पास जाता है और स्माइल करते हुए कहता है इन सभी को पकड़ लो। फिर उन दोनों के टीममेट एक दूसरे से फाइट करने लगते हैं और निजेर भी उन लोगों से फाइट करने लगता है और सोचने लगता है ये ट्रिक बिस्टिफिकेशन स्किल के ही जैसे है, पर ये मेरे खिलाफ काम नहीं करेगी, इससे बस वो थोड़ा और ताकतवर बन गए हैं। फिर वो सोचने लगता है शूरी मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, मैं निशाने के रूप में एक या शायद 2 हाथ ले जाऊंगा। और वो अपने हाथों में अटैक होली स्पेल बनाने लगता है और उस अटैक होली स्पेल को देखकर इसैली और रेलाई काफी हैरान हो जाते हैं। फिर निजेर शूरी के ऊपर अटैक करते हुए कहता है अब मार खाने के लिए तैयार हो जाओ, जिसे देखकर शूरी परेशान होते हुए सोचने लगता है अब तो मैं गया। फिर वो पहले की बातों को याद करने लगता है जहाँ आइजक शूरी से कहता है सब ठीक है शूरी, बस जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो, हम जीत जाएंगे। निजेर डेफिनेटली डुअल शुरू करने की कोशिश करेगा क्योंकि आखिरकार वो तुम्हें बहुत ही कमजोर मानता है। फिर शूरी फाइटिंग पोजीशन लेकर फाइट करने के लिए तैयार हो जाता है। फिर निजेर शूरी के ऊपर अटैक करते हुए कहता है अब सब यहीं पर खत्म होता है बेवकूफ कहीं के। फिर हमें शूरी को दिखाया जाता है और वो भी उस अटैक के लिए तैयार हो जाता है और उस ग्राउंड के बीच में एक बड़ा सा ब्लास्ट को दिखाया जाता है, जिसे देखकर रिलाई परेशान होते हुए शूरी को आवाज देने लगता है। पर आइजक इसे देखकर स्माइल करने लगता है और कहता है तुमने ये बिल्कुल सही किया, आज तुम सभी लोगों को दिखा दो कि तुम कोई कमजोर नहीं हो। और शूरी यहाँ पर निजेर के कलाई को पकड़ा होता है और वो लोग एक दूसरे के ऊपर अपनी पूरी ताकत लगा रहे होते हैं। फिर शूरी निजेर के कॉलर को पकड़ता है और अपने तरफ खींच के उसे जमीन पर उल्टा पटक देता है। और शूरी ने निजेर को जो जमीन पर पटका होता है इसका फोर्स काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से निजेर वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर शूरी पहले की बातों को याद करने लगता है जहाँ आइजक उससे कहता है क्या तुम्हें पता है हमें ह्यूमंस के ऊपर अजूरी टेक्निक यूज करना अलाउ क्यों नहीं है। फिर शूरी कहता है क्या ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि ये सिर्फ डीमंस के ऊपर ही काम करती है। फिर आइजक कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसा इसलिए है क्योंकि ह्यूमंस इसकी ताकत को सह नहीं सकते। और यहाँ पे शूरी ने निजेर को पटकने के लिए अपने अजूरी टेक्निक का यूज किया था और शूरी अपने कुछ ज्यादा ही ताकत लगाने की वजह से वो काफी ज्यादा हाँप रहा होता है। फिर वो एक लंबी सांस लेता है और चिल्लाते हुए कहता है कभी भी नहीं, अजूरे को कमजोर मत समझना। और वहाँ पर सभी लोग अजूरे के लिए चीयर्स कर रहे थे, मतलब जय जयकारा कर रहे थे। और दूसरी तरफ कीना भी निजेर के टीममेट को हरा दी थी। फिर वो शूरी के बारे में सोचने लगती है, शूरी के पास इस तरह की ताकत नहीं है, जरूर किसी ने उसके होली स्पेल में बर्फ को डाला है। फिर वो आइजक की तरफ देखकर सोचने लगती है क्या बर्फ डालने वाला ये हो सकता है। फिर आइजक हंसते हुए शूरी को कहता है उसे खत्म कर दो। फिर शूरी थोड़ा डरते हुए कहता है तो फिर नेकलेस का क्या। फिर आइजक इशारा करते हुए कहता है उसे अच्छे तरह से खत्म करो। फिर निजेर कहता है ठीक है मैं इसे करूंगा। फिर वो निजेर के पास आता है, उसके कॉलर को पकड़ता है और कहता है निजेर सेपिट मुझे बताओ नेकलेस कहाँ है। फिर निजेर हंसते हुए कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी पूछताछ से तुम्हें बता दूंगा, मैं अपने हाउस का होने वाला हेड हूँ, मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं डरता। फिर शूरी कहता है प्लीज इसे बता दो क्योंकि यही एक तरीका है जिससे तुम यहाँ से 2 पैरों पे चलकर वापस जा सकते हो। उसके बाद ऐसा निजेर सोचने लगता है क्या इसका दिमाग ठिकाने में नहीं है, क्या ये पागल हो गया है। फिर निजेर कहता है अपनी बकवास
बकवास करना बंद करो बेवकूफ पागल कहीं के। मैंने सक्सेसर के रूप में हर तरह के टॉर्चर टेक्निक को सीखा है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे डराने की। फिर शूरी खड़े होकर अपने पैर को उठाता है और नेजर के पैर के ऊपर अटैक कर देता है। फिर नेजर परेशान होते हुए कहता है रुक जाओ, और वो काफी डरने लगता है और उसके पसीने छूटने लगते हैं। उसे देखकर ऑडियंस कहती है आखिर ये क्या है, अज़ूरे इस तरह से किसी के साथ कैसे कर सकती है, ये देखना काफी डरावना है। और फिर हमें आइजक को दिखाया जाता है जो उसे देखकर इविल स्माइल कर रहा था। फिर उसके बाद वहाँ पर एक जोरदार चिल्लाने की आवाज गूंजने लगती है। फिर नेजर को दिखाया जाता है जिसका एक्सप्रेशन बड़ा ही अजीब होता है। फिर आइजक शूरी को कहता है मैंने तुमसे कहा था कि खुलकर बोलो। फिर पीछे से नेजर के टीममेट आते हुए शूरी को गाली देने लगते हैं। फिर कीना कहते हैं नहीं तुम लोगों को वहाँ नहीं जाना चाहिए। फिर वो अपने पैर को जमीन पर पटकती है और पैरालाइजिंग होली मैजिक को यूज करती है, जिसकी वजह से दुश्मन अपने जगह से हिल नहीं पाता। और ये होली मैजिक पूरे स्टेडियम को कवर कर रहा होता है और उसका असर नेजर के ऊपर भी हो रहा होता है। और वो सोचने लगता है वे कमीने कहीं के उन्होंने जानबूझकर पकड़े जाने का नाटक किया, उन्हें तो पहले से ही पता है कि नेकलेस कहाँ है, फिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। फिर वो आइजक की तरफ देखकर सोचने लगता है क्या ये सब प्लान उसने बनाया था, और उसे देखकर आइजक स्माइल कर रहा होता है। नेजेर के टीममेट कहते हैं तुमने नेजेर के साथ ये सब इसलिए किया ताकि तुम उससे नेकलेस का पता लगा सको, फिर भी नेजेर तुम्हें बिल्कुल भी कुछ नहीं बताएगा। फिर आइजक उन लोगों की तरफ स्माइल करते हुए कहता है तुम लोग आखिर क्या कह रहे हो, आखिर तुम लोगों को भी तो पता है कि नेकलेस कहाँ है। फिर उसके बाद वो अपना हथियार चेन फ्लैग को निकाल लेता है। फिर हमें उसके उंगली में पहने हुए रिंग एल्डर रिंग के बारे में बताया जाता है, जिसका यूनिक इफेक्ट होलीनेस को मतलब होली पावर को अब्सॉर्ब करना होता है, जिसे देखकर वो लोग काफी डर जाते हैं और कहते हैं रुको हम तुम्हें बताते हैं। पर आइजक कहाँ रुकने वाला था और उन लोगों को पीटते हुए कहता है अभी तो तुम लोगों की शुरुआत हुई है। और वहाँ सिर्फ उन लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। फिर थोड़ी देर बाद आइजक नेकलेस को ऊपर दिखाते हुए कहता है मैंने इसे ढूंढ लिया। फिर उसके बाद अनाउंस किया जाता है रेड का पेंटागन का विनर अज़ूरे टीम है। और वहाँ सभी लोग अज़ूरे टीम के लिए चियर्स करने लगते हैं, तारीफ करने लगते हैं। और कुछ लोग इसकी जीतने की वजह कीना को बता रहे होते हैं। और रिलाई सोच रहा होता है आइजक और शूरी तुम दोनों ने बहुत ही अच्छा काम किया। फिर पीछे से एक लड़का आते हुए कहता है जैसे कि एम्पायर को रिप्रेजेंट करने वाले सबसे यंगेस्ट प्रीस्ट से उम्मीद की जा रही थी, प्लीज उन विनर्स को एक शानदार रिवॉर्ड दिया जाए जिन्होंने इस स्टेडियम में अपना इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिखाकर लोगों को खुश किया। फिर हमें बताया जाता है ये होली हेलान एम्पायर का क्राउन प्रिंस चैब्रिस एलेक्फ्रेक हेला है। फिर रिलाई अपने सिर को झुकाते हुए कहता है मैं एम्पायर के सन को ग्रीट करता हूँ, और यहाँ पर सन का मतलब सूरज से था। फिर क्राउन प्रिंस कहता है तुम्हारे नेफ्यू बहुत ही अच्छे हैं। फिर क्राउन प्रिंस कहता है मैं उन्हें प्रीस्ट का यूनिफॉर्म देना चाहता हूँ, क्या ये ठीक रहेगा। फिर रिलाई कहता है बिल्कुल हाइनेस, क्योंकि वो गोल्ड के पेंटागन के लिए कंट्री को छोड़ रहे हैं, इसलिए ये रिवॉर्ड उनके लिए बहुत ही अच्छा होगा। फिर क्राउन प्रिंस कहता है रॉयल्टी से मिला हुआ गिफ्ट डेफिनेटली जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन होते रहेगा, तो क्या मैं भी आ सकता हूँ जब मैं सेमिस्टर भेजूं। फिर रिलाई कहता है मुझे माफ करना पर क्या सचमुच आप बिल्कुल भी बिजी नहीं हैं? अगर आप हैं तो आपको बिल्कुल भी आने की जरूरत नहीं है। फिर रिलाई सोचने लगता है आखिर वो ऐसा क्यों करना चाहते हैं। फिर क्राउन प्रिंस रिलाई के पास आते हुए कहता है इसे एक छोटा सा तोहफा समझो, शायद अपने सबसे छोटे नेफ्यू को गोल्ड के पेंटागन को छोड़ने के लिए कहना ज्यादा बेहतर होगा। इस बात को अपने दिमाग में बैठा लो कि पॉप आइजक को मारने की कोशिश कर रहा है। फिर रिलाई पीछे मुड़कर आइजक की तरफ देखने लगता है और उसे देखकर सोचने लगता है क्या सच में आइजक के ऊपर इतना बड़ा खतरा है। फिर रिलाई क्राउन प्रिंस को कहता है मैं सच में आपका बहुत ही थैंकफुल हूँ, लेकिन आइजक ठीक ही होगा। फिर उसके बाद हमें थोड़ी देर बाद उनके क्लासरूम का सीन दिखाया जाता है जहाँ उनके टीममेट कहते हैं क्राउन प्रिंस ने हमें कपड़े दिए, ये सच में बहुत ही बड़ी बात है। फिर आइजक कहता है हे क्या तुम अपने घर नहीं जाओगी। और उसके सामने कीना होती है जो चाय पी रही होती है। टेस्ट ऑफ खत्म हो चुका है तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। फिर उसके पीछे उसका एक सर्वेंट और मेड होती है और उसका सर्वेंट कहता है ये सही कह रहे हैं, आपको जाना ही होगा, पैट्रियार्च आपसे मिलना चाहते हैं। फिर कीना अपने चाय को रखते हुए कहती है नहीं, तुमने मुझे अज़ूरे हाउस में कन्वर्ट होने के लिए कहा था। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आइजक ने कीना को कहा था कि वो हाउस गोल्ड छोड़ के हाउस अज़ूरे को ज्वाइन कर ले, मतलब उनकी तरफ आ जाए। जिसके बातें सुनकर उसके सर्वेंट और मेड काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और आइजक को गुस्से से देखने लगते हैं। फिर आइजक कहता है पर मैंने तुमसे ये कब कहा था। फिर कीना कहती है तुमने ये बात कल रात को कहा था। फिर आइजक कहता है अब तुम क्या बातें बना रही हो, वो तो सिर्फ रेड के पेंटागन के टेस्ट के लिए था, तुम्हें ऑफिशियली फेथ ऑफ अज़ूरे के प्रीस्ट बनने के लिए किसने कहा। उसकी बातें सुनने के बाद कीना सोचने लगती है। फिर वो कहती है जो भी हो मैंने अज़ूरे के प्रीस्ट बनने का तुम्हारा ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, इसलिए मैं यहीं पर रहूंगी। फिर उसका सर्वेंट हैरान होते हुए सोचने लगता है नहीं मास्टर आप ऐसा नहीं कर सकती। फिर कीना कहती है फादर से कह दो कि मैं कुछ समय के लिए वापस नहीं आऊंगी। फिर वो सोचने लगती है उसने डेफिनेटली कल शूरी के ऊपर होली स्पेल का यूज किया था, आखिर उसने किस तरह का पावर का
यूज किया था और क्राउन प्रिंस ने उसे कपड़े गिफ्ट किए हैं और उसे कपड़ा गिफ्ट करने का मतलब वो उन्हें अपना बनाना चाहते हैं। सभी 5 फेथ के ऊपर पॉप का कंट्रोल है, तो क्या अब क्राउन प्रिंस पॉप को चैलेंज करने की कोशिश कर रहे हैं? फिर कीना अपने जगह से खड़े होते हुए कहती है, मुझे रेड पेंटागन में तुम्हारी मदद करने के लिए मुझे मेरी पेमेंट मिल ही जाएगी, लेकिन ये देखते हुए कि तुम कितना ज्यादा बिजी हो, मैं तुम्हारे साथ यहीं पर रहूंगी। फिर उसके सर्वेंट रोते हुए सोचने लगते हैं, अगर पैट्रियार्च को ये बात पता चल गया तो वो पूरे हाउस को उलट पुलट कर देंगे। फिर कीना कहती है, अगर तुम चाहो तो गोल्ड, ब्लैक और अजूरे के पेंटागन टेस्ट में मैं तुम्हारे जीतने में मदद करूंगी, यहाँ तक कि गोल्ड के प्रीस्ट को सप्रेस करने में और अजूरे के प्रीस्ट को डिवन एक्सक्यूशन में तुम्हारे साथ भेजने में मदद करूंगी। क्या ये एक काफी अच्छी डील नहीं है? फिर ऐसा कहता है, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम भाड़ में जाओ। फिर कीना कहती है, तुमने मुझे कहा था कि तुम मेरे साथ स्टडी करोगे और मुझे सिखाओगे, जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे तब तक मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। फिर वो उसके बाद उसे के सामने जमीन पर लेट जाती है और कहती है, अगर तुम मुझे बाहर निकालना चाहते हो तो तुम खुद मुझे घसीट के बाहर फेंक सकते हो। फिर ऐसा कहता है, क्या तुम बेवकूफ हो? मैंने तुम्हारा बस यूज किया है, इसलिए तुम्हें अब यहाँ से चले जाना चाहिए। फिर कीना कहती है, चाहे तुम कुछ भी कहो, मैंने अपना काम कर लिया है, अब तुम्हारी बारी है कि तुम अपने वादा को पूरा करो। फिर आइजैक कहता है, मैं कह रहा हूँ ना, मैं बाद में करूंगा, मैं अभी बिजी हूँ, इसलिए अभी यहाँ से जाओ, इससे पहले कि मैं अपना मन बदल लूं। फिर कीना कहती है, तुम बाद में इसे नहीं करोगे, तुम इसी तरह के हो। फिर कीना बैठ जाती है और कहती है, ठीक है, मैं तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म होने तक का इंतजार करूंगी। फिर आइजैक कहता है, नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे यहीं पर कैंसिल करता हूँ, क्योंकि मेरे पास पहले से ही एक स्टूडेंट है जो मेरी बातों को तुमसे भी बेहतर मानता है। फिर कीना कहती है, आखिर मुझसे बेहतर स्टूडेंट कौन हो सकता है? फिर आइजैक कहता है, तुम किसके बारे में सोच रही हो? मैं तो किम शूरी के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर कीना गुस्से से कहती है, क्या यही है? फिर आइजैक कहता है, हाँ, ये वही है। फिर कीना कहती है, तुम कह रहे हो कि ये मेरे से भी ज्यादा बेहतर है, अगर मैं ये साबित कर देती हूँ कि मैं इससे भी ज्यादा बेहतर हूँ तो क्या तुम मुझे सिखाओगे? उनकी बातें सुनकर शूरी घबराते हुए सोचने लगता है, आखिर तुम लोग अपने मामले में मुझे क्यों घसीट रहे हो? फिर आइजैक स्माइल करते हुए कहता है, ये तो इस पर डिपेंड करता है कि तुम इसे किस तरह से करती हो। फिर कीना शूरी के सामने जाके खड़े हो जाती है और उसे देखकर शूरी काफी ज्यादा घबराने लगता है। फिर उसके बाद सेंटा सेडेस के हॉल रूम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर खाना खा रहे कुछ लोगों में से एक कहता है, वाओ, ये क्या है? फिर दूसरा कहता है, ये अजूरे कमाल है, जाहिर तौर पे उनका खाना हमसे ज्यादा बेहतर है और उनके डॉर्मेट्री को भी अपग्रेड किया गया है। अगर आप पेंटागन में फर्स्ट प्लेस में आते हैं तो सच में आपको बहुत ही अच्छे तरह से ट्रीट किया जाता है। फिर वहीं पे रिलाई होता है जो वाइन पी रहा होता है और सोच रहा होता है, मुझे नहीं लगा था कि वो आइजैक के टीम को फर्स्ट प्लेस पे रखेंगे, लेकिन सेंटा सेडेस ने उन्हें किस स्टैंडर्ड पे ग्रेड दिया है। फिर पीछे से एक पर्सन आता है और कहता है, तुम तो जरूर बहुत ही खुश होकर कि अजूरे टीम जीत गया। फिर रिलाई पीछे मुड़ के देखता है और कहता है, लॉर्ड कार्डिनल, और ये कहने वाला कार्डिनल रेड होता है जो कहता है, सर रिलाई, आपसे मिले हुए काफी लंबा समय हो गया, मैंने सुना है कि आप रैंक 9 तक पहुंचने वाले हैं, सच में आपकी उम्र के हिसाब से ये काफी ज्यादा इम्प्रेसिव है। फिर वो रिलाई के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, पर इस वजह से पैट्रियार्च को काफी सिर दर्द हो रहा होगा, जो इस काम के लिए सबसे बेहतर है वो तुम हो सर रिलाई, पर तुम्हारे पास लिमिटेड टाइम है। माफ कीजिए, अगर लिमिटेड टाइम का प्रॉब्लम नहीं होता, पर तो भी क्या आप पैट्रियार्च के पोजीशन के लिए सही आदमी होते? आखिरकार आपके बच्चे तो हो ही नहीं सकते, लेकिन आपके पास इतने अच्छे नेफ्यू हैं, पैट्रियार्च को इस पे प्राउड होना चाहिए। फिर रिलाई गुस्से से कहता है, लॉर्ड कार्डिनल। फिर कार्डिनल रेड हंसते हुए कहता है, मुझे कम से कम इतना तो करने दो, वो तीसरा बच्चा था, लेकिन वो मेरे हाउस का बच्चा रॉयल्टी और मेहमानों के बीच बेरहमी से खो गया। फिर रिलाई अपने आंखें बंद करते हुए सोचने लगता है, तो वे लोगों को अच्छी तरह से जानते हैं, हो सकता है वो पहले से ही जोशुआ हाउस के कर्ज के बारे में जानता हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो गलत भी नहीं है और मेरा पैट्रियार्च बनने का जरा सा भी इरादा नहीं है, पर तब तक जब तक वो आइजैक को कुछ नुकसान ना पहुंचाए। पर वो ये सब सोच ही रहा होता है कि कार्डिनल रेड आइजैक के पास पहुंच जाते हैं और उसके नाम को बोलते हुए कहते हैं, आइजैक। फिर उसके बगल में बैठा हुआ कहता है, वो तुम्हें बुला रहे हैं। फिर आइजैक कहता है, क्या सिर दर्द है? जब मैं खा रहा हूँ तो वो मुझे परेशान क्यों कर रहा है? फिर आइजैक पीछे मुड़ते हुए कहता है, हाँ बोलो। फिर कार्डिनल रेड हंसते हुए कहता है, आइजैक, वो कौन सी इंटरेस्टिंग चीज है जिसे तुम मुझे दिखाना चाहते थे? मुझे नहीं लगता कि मैंने उसे अभी तक देखा है। फिर आइजैक कहता है, क्या आपने नहीं देखा? वो मैं ही था जिसने आपके बेटे को पैर से कुचला था। फिर वो स्माइल करते हुए कहता है, तो क्या आपको ये देखकर मजा आया? जिसके बाद ऐसे सुनकर शूरी घबराते हुए सोचने लगता है, आखिर तुम ऐसी बातें कार्डिनल रेड के सामने कैसे कर सकते हो? फिर वो आइजैक के मुंह को बंद करते हुए आइजैक को कहता है, वो लगातार स्केलेटन किंग के जासूस को ढूंढ रहे हैं, इसलिए वो हाउस जोशुआ के लिए पागल है। फिर आइजैक कहता है, तो इससे मेरे बातों का क्या लेना देना? फिर कार्डिनल रेड कहते हैं, जो भी हो, मुझे अजूरे हाउस से बहुत उम्मीदें हैं। फिर वो आइजैक को गौर से देखते हुए कहते हैं, पता नहीं क्यों, पर मुझे तुम्हारे अंदर से डार्क माना महसूस हो रहा है। फिर आइजैक सोचने लगता है, वो
आंखें, उसकी आंखों में होली डिटेक्शन स्पेल है। फिर आइजैक हंसते हुए कहता है क्या आप भूल गए जब मैं छोटा बच्चा था तो मैंने स्केलेटन किंग के उंगली को निगल लिया था। फिर आइजैक कहता है मैंने आपके बच्चे का मजाक बना दिया, क्या आपके एंटरटेनमेंट के लिए इतना काफी नहीं था? तो क्या आप ये चाहते हैं कि मैं गोल्ड के पेंटागन में भी इसी तरह के फन को कंटिन्यू करूं? उसके बाद सुनकर शूरी सोचने लगता है क्या अब तुम अगली बार कार्डिनल गोल्ड के बेटे को पीटने वाले हो? और गाइस मैं आपको बता दूं यहाँ पर सन लिखाया है और सन का मतलब मेल हो गया, पर पहले के ट्रांसलेशन में सी लिखाया था जिसका मतलब फीमेल हो गया। और मैंने इसे विक्की में भी देखा तो वहाँ पर इसका जेंडर फीमेल था। तो गाइस मुझे अभी कंफर्म नहीं है कि कीना बैरेट अभी लड़का है या लड़की, लेकिन मैं इसे अभी के लिए लड़की ही मानूंगा। अगर बाद में फिर से इस तरह से आता है तो मैं आगे इसे लड़का मान के एक्सप्लेन करूंगा। फिर कार्डिनल रेड कहते हैं क्या मैं पूछ सकता हूँ कि इस बार बदले में तुम क्या चाहते हो? उनकी बातें सुनकर सूरी अपना सिर पकड़ लेता है। फिर आइजैक कहता है इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, मैं उन डीमंस को देखना चाहता हूँ जो सिर्फ स्केलेटन किंग को ही जवाब देते हैं, मुझे बस उनके प्रिजन का चाबी चाहिए। फिर कार्डिनल रेड कहते हैं मैं तुम्हें चाबी दे सकता हूँ, पर क्या सचमुच तुम वापिस आ पाओगे? क्या ये तुम्हारे लिए पॉसिबल भी है? तुम सभी गोल्ड के पेंटागन में गायब हो जाओगे। उसके बाद सुनकर आइजैक सोचने लगता है अब वो कमीना क्या बात कर रहा है। फिर उसका टीममेट कहता है हमें गोल्ड के पेंटागन के लिए एक मिशन मिला है और ये मिशन है एक एक्सपीडिशन का। फिर कार्डिनल रेड कहते हैं हेला के कई सारे एरियाज जहाँ तुम्हें खोए हुए मिशन को वापस करना है। क्या तुम जानने के लिए क्यूरियस नहीं हो कि तुम्हारे अजूरे टीम को कहाँ भेजा जा रहा है? तुम लोगों को आर्कन एम्पायर के क्रिसेंडिया में भेजा जा रहा है। उसके बाद सुनकर शूरी अपने जगह से खड़े हो जाता है और परेशान होकर सोचने लगता है आर्कन एम्पायर हेला एम्पायर का कट्टर दुश्मन है, जहाँ के लोग प्रीस्ट को मारने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। और उसके टीममेट भी खड़े हो जाते हैं और उनमें से एक कहता है वो तो ठीक डेमोनिक लैंड के बगल में है। फिर दूसरा कहता है क्या वो लोग पागल हो गए हैं, वो लोग चाहते हैं कि हम लोग वहाँ मरने के लिए जाएं। कुछ दिन पहले ही वहाँ कई सारे पैलाडिन और उसके साथ